वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा बिजनेस फाइनेंस क्या है, बेसिकली उसके कंसेप्ट क्लियर करे हमने और एग्जाम्पल के थ्रू समझा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखा और ओनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस है, बेसिकली उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स and which includes three major decisions, that is financing decision, dividend decision and investment decision. Dividend decision को हम residual decision भी बोलते हैं। ओके सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। बेसिकली हम फाइनेंस को एक्वायर कहाँ से करें। मैंने आपको बताया था कि प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की बात करी थी हमने प्रीवियस वीडियो में, या फिर अरेंजमेंट ऑफ गुड्स की बात करी थी। तो हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं फंड्स को अरेंज करने के लिए, दैट इज ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड। अब इक्विटी का मतलब क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन में, मतलब एक्विजिशन ऑफ फंड लिख देती हूँ मैं, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। इसका मतलब है कि पैसे को एक्वायर कहाँ से करा जाए, अरेंजमेंट कहाँ से करा जाए पैसों का। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, डेट या इक्विटी। डेट मींस बोरोड फंड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि ये फिर उसके बिना समझ नहीं आएगा। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और इक्विटी का अगर हम देखें ऑप्शन, तो इक्विटी मींस ओनर्स फंड, जो ओनर खुद अपना पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर्स लगाते हैं। तो बोरोड फंड के ऑप्शंस क्या क्या है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं, सोर्सेज है जहां से हम बोरो कर सकते हैं फंड्स को। ओके और ये किसके एग्जांपल्स हैं, ओनर फंड के एग्जांपल है। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ ओनर्स फंड और बोरोड फंड क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल तो वो होती है, आपको पता ही है, पिछली वीडियो में समझाया था मैंने। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर आल्सो द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो भी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का वो पार्ट है जो हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास रख लेते हैं, मतलब कंपनी अपने पास रख लेती है कि फर्दर अगर उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो वो ये रिटेन्ड अर्निंग से पैसा ले सके या रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा ले सके। ठीक है, जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है कंपनी की, जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा, वो सारा का सारा एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिविडेंड ना बांट करके क्या करा उसने, अपने पास थोड़ा सा पैसा एज अ रिटेन्ड अर्निंग रख लिया कि आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर आगे कोई मिस हैपनिंग है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट उसके पास इतना पैसा हो कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके या फिर उस प्रॉब्लम से निकल सके। तो दिस वाज विद रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी। सो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, फ्रॉम वेयर टू एक्वायर द फंड्स। ठीक है, पैसे को अरेंज कहाँ से करा जाए, तो उसके दो ऑप्शन है, बोरोड फंड या ओनर्स फंड। बोरो करें आप पैसा डिबेंचर से या फिर इक्विटी ओनर्स खुद अपना पैसा लगाएं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब है, मतलब अब आपने जब पैसा एक्वायर कर लिया तो उसको इन्वेस्ट कैसे करें। ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट करा जाए पैसे को। ठीक है, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करा जाए या वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या ऐसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है, जैसे न्यू मशीन लेना या न्यू ब्रांच अपने एस्टेब्लिश करना। तो फिक्स कैपिटल मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक साल से ज्यादा आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जब आप पैसे को यूज कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर रहे हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री या फिर डे टू डे जो भी आपके खर्चे होते हैं, सैलरीज वगैरह देना, ये सब चीजें, फ्यूल और स्टॉक को मेंटेन करना, तो ये सब किस में आता है, वर्किंग कैपिटल में आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली थ्री मेन डिसीजन इन्वॉल्व करता है। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसे को एक्वायर कहाँ से करें, ओनर खुद अपना पैसा लगाए या बोरोड फंड ले। ठीक है, बोरो करे बाहर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करें, जब उसने पैसा एक्वायर कर लिया तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पैसा एक्वायर करना तो है ही इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपने बाहर से मान लो डेट से, आपने बोरोड फंड से बहुत अच्छे इंटरेस्ट पे आपने पैसा लिया है और फिर आपने उसे सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करा, तो सबका सब सारा आपका जो प्लान्स थे, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, सब फेल हो जाएगी।
ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है कि हम फिक्स कैपिटल में पैसा लगाए, लंबे समय के लिए पैसा इन्वॉल्व करें, कोई नई प्लांट ले, मशीनरी ले, ठीक है, या फिर रेंट पे लेकर के चले सारी चीजों को, या फिर वर्किंग कैपिटल में उस पैसे को लगा दें। नेक्स्ट इज डिविडेंड या रेसिडुअल डिसीजन। जब हमने इन्वेस्ट कर दिया तो हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो प्रॉफिट को हम किस तरीके से डिवाइड करें, हम डिविडेंड बांट दें शेयर होल्डर्स के बीच में, या फिर हम उसे रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट रखें, या फिर अगर हमें दोनों ही करने हैं तो कितना डिविडेंड बांटे और कितना एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखें। दिस इंक्लूड्स इन डिविडेंड या रेसिडुअल डिसीजन। डोंट गेट कंफ्यूज इफ यू गेट रेसिडुअल डिसीजन इन वन मार्कर और इन योर बोर्ड्स। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट विद बोथ द वर्ड्स। देखो, अब डिविडेंड डिसीजन क्या है, जब हम एक कंपनी टैक्सेस वगैरह पे कर देती है, प्रॉफिट उसने कमाया, उस प्रॉफिट के बाद उसने टैक्स पे कर दिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि 5 लाख की अमाउंट थी जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, उसमें से 3 लाख कितना था, किसका था, ओनर्स फंड का था, और 2 लाख उसने बाहर से बोरो करा था, ठीक है। तो वो जो 2 लाख की अमाउंट थी उस पर जो 10% का वो इंटरेस्ट दे रहा था, वो पे करने के बाद, या फिर वो 1 साल की अमाउंट दैट इज 1 लाख पे करने के बाद जो उसे प्रॉफिट है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिविडेंड एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, ठीक है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक वो जहां बाहर से पैसा लिया हुआ वापस नहीं कर देता तब तक वो एज अ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखे या फिर एज अ डिविडेंड बांटे, तो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं किसमें, डिविडेंड डिसीजन में। कॉपी दिस क्विकली इफ यू वांट। ओके, आई होप वो वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन में डील करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज पैसे को एक्वायर कहाँ से करें, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने पैसे को एक्वायर कर लिया तो उसे इन्वेस्ट कहाँ करें, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, दैट इज फॉर मोर देन एन ईयर और लेस देन एन ईयर, मतलब 1 साल के कम के अमाउंट में जो वर्किंग कैपिटल होती है, और फिर उसके बाद उसे डिवाइड कैसे करें, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन। और उसके बाद क्या आता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। किसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो इनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस यस पर शेयर रेट इंक्रीज करना या फिर मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की या मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर को रेज करना इज व्हाट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या पढ़ा था, ओनर्स फंड और बोरोड फंड, कि हम कहाँ से पैसा एक्वायर कर सकते हैं, ओनर्स फंड के थ्रू या फिर बोरोड फंड के थ्रू। ओनर्स जब अपना खुद पैसा लगा रहे हैं, बोरोड मतलब जब वो बाहर से डेट के थ्रू बोरो कर करके ले रहे हैं या फिर एज अ लोन ले रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या इफेक्ट करता है फाइनेंसिंग डिसीजन को, कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखकर एक मैनेजर या फिर एक कंपनी इस डिसीजन को चूज करती है, ठीक है, कि उसे कितना ओनर्स फंड लेना चाहिए, कितना बोरोड फंड लेना चाहिए, पैसा बाहर से एक्वायर करे या फिर अपना खुद का पैसा लगाए। तो इन चीजों को कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन सी बातें इफेक्ट करती है, क्या दिमाग में रख करके, क्या सोच करके एक कंपनी या फिर एक मैनेजर ये डिसीजन, फाइनेंस मैनेजर या फिर कंपनी के ओनर्स ये डिसीजन लेते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्या है, कॉस्ट। देखो, ओनर्स फंड से अगर हम पैसा लेते हैं, ठीक है, तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो कैसी हो जाएगी, कैसी होगी कॉस्ट, कॉस्ट हमें हमेशा हमें कैसे लेनी चाहिए, मिनिमम, जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम आए। चाहे मान लो कि अगर ओनर्स फंड का पैसा है
ठीक है, ओनर खुद अपना पैसा लगा रहा है तो उसको तो कोई रिटर्न देना नहीं है, कोई रिटर्न भरना नहीं है, बस डिविडेंड देना है उन्हें शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अगर बोरोड फंड का वो ऑप्शन लेता है, यस बोरोड फंड में डेट्स का अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बट इसमें हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, बहुत हाई रेट से भी देना पड़ता है कभी कभी। तो उसे कॉस्ट, कौन सी चीज को ध्यान रखना चाहिए, कॉस्ट को, जहाँ पे कम से कम कॉस्ट आए वही, या तो फिर ओनर्स फंड में कम से कम कॉस्ट आएगी या फिर बोरोड फंड में, तो जो उसकी कंपनी के अकॉर्डिंग उसे सूटेबल ऑप्शन लगे वही वो चूज करे। एक अच्छा मैनेजर उसी ऑप्शन को चूज करता है जहाँ पे कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। ठीक है, वहीं से बोरोड फंड का ऑप्शन ले, अगर बोरोड फंड का भी ऑप्शन ले रहा है तो वहीं से एक्वायर करे फंड्स को जहाँ पे उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं बैंक से लोन ले रही हूँ तो इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ रहा है, 6%। ठीक है, अगर मैं किसी मनी लेंडर से ले रही हूँ तो वो मुझे कितना कितना परसेंट मान रहा है, 8%। तो बैंक से लोन लेना ज्यादा कंडीशन अच्छी है क्योंकि मुझे इसमें रिटर्न 6% देना पड़ेगा। तो कॉस्ट जहाँ से मिनिमम आए वहीं पे ही वहीं से ही क्या करना चाहिए, फंड्स को बोरो करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी मींस अगर कंपनी के हाथ में अच्छा पैसा है, ठीक है, ये अकाउंट्स में आपको लग रहा होगा, ये टॉपिक हमने अकाउंट्स में पढ़ा है, इसमें कैसे आ गया, इसमें भी कंप्लीटली मैटर करता है कि कंपनी के हाथ में जितना अच्छा कैश होगा उतने ही सही तरीके से ये डिसीजन ले पाएगी। अगर वो बोरोड फंड के ऑप्शन पे जा रही है, डेट के ऑप्शन पे जा रही है और उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, उसके हाथ में अच्छा खासा कैश नहीं है, तो वो भाई इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे पे करेगी। ठीक है, तो कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है फाइनेंसिंग डिसीजन पे। नेक्स्ट कम टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स वो खर्चे कंपनी के जो होने ही होने हैं। ठीक है, जैसे सैलरीज, एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका रेंट देना ही देना है, मशीनरी पे रिपेयर का खर्चा होना ही होना है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब वो खर्चे जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, जो होने ही होने हैं। तो कंपनी की अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही हाई है, उसके जो खर्चे हैं रेंट वगैरह, सैलरीज वगैरह, ये वर्कर की देना, ये ऑलरेडी हाई है, तो वो बोरोड फंड का ऑप्शन नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पहले इतने खर्चे हैं और फिर उसे और ऊपर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट पे रिटर्न करनी है, तो ये उसके लिए बहुत खराब हो जाएगा, तो वो ओनर्स फंड के ऑप्शन पे जाएगा। और अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, ठीक है, तो क्या क्या कर सकता है, तो वो बोरोड फंड का ऑप्शन ले सकता है। उसके बाद क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, प्रोस्पेक्टस इशू करने से के पहले के सारे खर्चे किस में आते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट में। अगर हम कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कि उसका प्रोस्पेक्टस, हर कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है, अगर वो एक कंपनी अपने फ्लोटेशन कॉस्ट के चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ा देगी, मतलब कि उसने अपना प्रोस्पेक्टस इशू करा, उसने उसी में इतना खर्चा लगा दिया, इससे बेटर तो अगर वो बाहर बैंक से लोन ले लेती, तो वो उसे पड़ रहा था 6% पे बैंक लोन, ठीक है, और उसने प्रोस्पेक्टस इशू करा, उसमें उसके कितने लग गए, 12% का खर्चा हो गया उसका उसमें, तो इससे बेटर तो वो लोन ले लेती, क्या करेगी, शेयर्स इशू करके, राइट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले के जितने भी ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह सब किसमें, कमीशन वगैरह किसमें आती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर एक कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई जा रही है, प्रोस्पेक्टस इशू करने के खर्चे बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं, तो वो क्या करे, किसका ऑप्शन ले ले, बोरोड फंड का ऑप्शन ले ले, क्योंकि ओनर्स फंड क्या है, ओनर्स फंड क्या है, शेयर होल्डर जब खुद अपना पैसा लगाता है, वो कैसे लगाएगा, जब आप कंपनी के शेयर सेल करोगे। अगर उस शेयर को सेल करने के पहले ही इतने ज्यादा चार्जेस आ गए हैं, तो इस तरह से तो आप बैंक से लोन ले ले 6% आधी वैल्यू पर, ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट उसकी कैसी जा रही है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम जा रही है तो ठीक है, वो बाहर से पैसा रेज ना करके ओनर्स फंड अपना खुद अपना पैसा लगा ले, मार्केट में शेयर्स अपने सेल कर दे, नहीं तो वो किसके ऑप्शन पे जा सकता है, बोरोड फंड के ऑप्शन पे जा सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, इसको बहुत ध्यान से समझना। फ्लोटेशन कॉस्ट समझा चुकी हूँ, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले के सारे खर्चे, बट जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो हम एक चीज और ध्यान में रखते हैं कि अगर
हम अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे हैं तो उसका कंट्रोल जो है वो दूसरे के पास जाएगा, कंट्रोल डाइल्यूट होगा। जो भी उन शेयर्स को खरीदेगा वो भी उस कंपनी का ओनर माना जाएगा। अब आप अकेले मालिक नहीं है, उसकी भी सुननी पड़ेगी आपको। तो कंट्रोल क्या होता है, डाइल्यूट होता है, दूसरे के पास जाता है। ठीक है, तो अगर आप ओनर्स फंड के ऑप्शन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी चले, ऑर्गेनाइजेशन में आपका कंट्रोल कंसिडरेशन ना जाए, तो एक कंपनी क्या नहीं लेगी, ओनर्स फंड का ऑप्शन नहीं लेगी। अगर उसको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ओनर्स फंड का ऑप्शन ले सकती है, नहीं तो वो बोरोड फंड पे जाए। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब क्या है, शेयर मार्केट। ठीक है, जो हमारी मार्केट है, अब उसका जो कंडीशन है, उसकी स्टेट जो है वो कैसी है। एक होता है बुलिश फेस, एक होता है बेयरिश फेस। बुलिश फेस मतलब जब मार्केट में बहुत पैसा है, ठीक है, लोग आपकी कंपनी में या फिर लोग कहीं भी किसी भी अच्छी वेल रेप्यूटेड कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार है। अपना प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा बनाइए, उनको दिखाइए चीज़ों को कि मतलब ये आपके टारगेट्स हैं और इस तरीके से आप रन करेंगे तो कंपनी की मार्केट में बहुत पैसा है, लोग इन्वेस्ट करेंगे आपकी मार्केट में। बट अगर बेयरिश फेस है, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, बिल्कुल डल पड़ी है मार्केट, जैसे आजकल का पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो इससे बेटर है कि आप किसके ऑप्शन पे जाएं, बोरोड फंड के ऑप्शन पे जाएं, क्योंकि आपकी कंपनी के शेयर के रेट और गिर जाएंगे फिर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बुलिश फेस मतलब जब मार्केट में बहुत पैसा है, लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स को खरीदेंगे। और बेयरिश फेस कब, जब मार्केट में इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है। तो अगर आप इस टाइम पे बेयरिश फेस पे किसका ऑप्शन लेते हैं, ओनर्स फंड का, और आप अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं मार्केट में, पर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो इस तरीके से तो अगर आप 10 रुपीज पर शेयर का रेट रख रहे हैं और नोबडी इज रेडी टू परचेज द शेयर, तो आपकी कंपनी का रेट तो और गिर जाएगा। ठीक है, और इससे तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा ही नहीं, तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। ठीक है, तो मार्केट की स्टेट कैसी है, कंडीशन कैसी है। बुलिश फेस है तब तो आप किसके ऑप्शन पे जाइए, ओनर्स फंड के ऑप्शन पे जाइए, अपने शेयर्स को इश्यू करिए मार्केट में। और बेयरिश फेस है तो आप किस पे जा सकते हैं, बोरोड फंड के ऑप्शन पे जा सकते हैं, बाहर से किसी बैंक से लोन लेकर के, क्योंकि इस टाइम पे बैंक की रेट की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो इकोनॉमी को, लोगों को, जनरल पब्लिक को हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर वो कंडीशन आपको अच्छी लग रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे फाइनेंस को एक्वायर कर सकते हैं। आई होप ऑल दीज 6 पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। फर्स्ट इज कॉस्ट, जहाँ पे कम से कम कॉस्ट आए। एक वाइज मैनेजर, एक इंटेलिजेंट मैनेजर की वाइज चॉइस क्या होती है कि वो जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है वहीं से पैसे को एक्वायर करे। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के हाथ में अगर अच्छा पैसा है तो वो बोरोड फंड के ऑप्शन पे जाए, नहीं तो वो ओनर फंड के ऑप्शन पे रहे, क्योंकि उसे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट चार्जेस और देने पड़ेंगे। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंपनी के जो रेगुलर खर्चे हैं, सैलरीज, रेंट, मशीनरी रिपेयर वगैरह, ये सब बहुत हाई हैं, तो वो बोरोड फंड का ऑप्शन ना ले। अगर ये कम है, सारे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के चार्जेस जो हैं वो कम है, तो वो क्या ले सकती है, बोरोड फंड का ऑप्शन ले सकती है। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करने के चार्जेस ही बहुत ज़्यादा हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले के जो चार्जेस हैं वही बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इससे बेटर वो किसके ऑप्शन पे चली जाए, बोरोड फंड के ऑप्शन पे चली जाए, क्योंकि वो तो उससे बिल्कुल हाफ रेट पे बैठ रहा है। ठीक है, और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट के चार्जेस कम बैठ रहे हैं और बाहर जो बैंक है, जो ये पब्लिक डिपॉजिट है, वो ज्यादा रेट पे चार्ज कर रहे हैं, तो वो फिर उसकी ऑप्शन पे जा सकती है, ओनर्स फंड के। अगर नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर ओनर को कोई इशू नहीं है कि उसका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होगा, ठीक है, वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार है कि कंट्रोल जो है वो ओनर्स के फंड के थ्रू ऑप्शन लेना चाहता है और उसका कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट होगा, कोई इशू नहीं है, सामने वाले बंदे से मिलजुल के वो साथ में कंपनी चला लेंगे, तो वो इसके ओनर्स फंड के ऑप्शन पे जाए, नहीं तो वो बोरोड फंड के ऑप्शन पे रहे। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बुलिश फेस है या बेयरिश फेस है, इस बात को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। सो दीज ऑल फैक्टर्स वर देयर व्हिच अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी।
I hope all these points are very much clear to you. If you want, you can copy these points.